मैं आशीष पाठक एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, वो आप सबको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन। जी हाँ, गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन के बारे में आज हम सब डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, समझा है, सीखा है। आज हम लोग ये देखेंगे कि स्फेरिकल सरफेसेस पर, गोलीय पृष्ठों पर जब रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, तो किस प्रकार से हम उसकी गणितीय विवेचना कर सकते हैं। और गोलीय पृष्ठों में दो प्रकार के पृष्ठ हमको प्राप्त होंगे, एक कॉन्केव होगा और एक कॉन्वेक्स होगा। तो आज हम लोग अवतल पृष्ठ यानी कि कॉन्केव जो हमारा सरफेस है उससे अपवर्तन जानेंगे। तो इस अपवर्तन को आप लोग जरूर मेरे साथ पूरे वीडियो में देखिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के कुछ ऐसे प्रश्न जो लगभग निश्चित से हो गए हैं, हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हीं कुछ चुनिंदा प्रश्नों में शामिल होता है ये प्रश्न भी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक इस डेरिवेशन से जुड़े रहिए। बहुत आसान डेरिवेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए शुरू करते हैं गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन, और उसमें सबसे पहले अवतल तल से अपवर्तन, जो हमारा कॉन्केव सरफेस है, उससे रिफ्रैक्शन को हम सब देखते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहां पर एक एस डैश, ये हमारा एक अवतल तल है, और ये अवतल तल हमारे दो माध्यमों को अलग करता है। इसके बाईं ओर आप देख सकते हैं विरल माध्यम, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, और उसके दाईं ओर का जो माध्यम है वो सघन है, डेंसर मीडियम है, जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। इन दोनों को ये हमारा अवतल तल एस अलग करता है। अब हमारे पास इस अवतल तल का जो ध्रुव बिंदु है, जो पोल है, वो P है। अब हमारे पास इसका हमको पोल पता चल गया, और इस कॉन्केव सरफेस का जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं वो C है। एक्स सी एक्स डैश ये अक्षरेखा है, एक्सिस है, हम ये कह सकते हैं PCX, जिसको हम नाम दे सकते हैं, ये हमारी मुख्य अक्ष है इस अवतल तल की। इस हमारे पास अवतल तल की जब ये हमारे पास मुख्य अक्ष हमको पता चल गई, तो इस पर हमने एक O बिंदुवत वस्तु ली है। देखेंगे आप यहाँ पर जो वस्तु है, यहाँ O ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, हम इसीलिए इसका नोटेशन हमने O लिया है। एक बिंदुवत वस्तु हमने यहाँ पर ली हुई है, इसकी एक्सिस पर रखी हुई है, ये O बिंदुवत वस्तु। अब यहां से क्या होता है, इस बिंदुवत वस्तु O से एक किरण चलती, देखिए मैंने दिखाई हुई है OA, ये यहां अवतल तल पर किस बिंदु पर आपतित होती है, A बिंदु पर आपतित होती है। अब A बिंदु पर ये हमारी किरण OA आपतित होती है, जो हमारी बिंदुवत वस्तु O से चल रही है, जो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है O वहां से चल रही है। हमने क्या किया, जब A पर ये यहां इंसिडेंस हुई, तो हमने C पॉइंट, जो कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र है, वहां से जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिसे अभिलंब हम कहते हैं, वो अभिलंब हमने खींचा, जो कि CAN, ये CAN बिंदु A पर खींचा हुआ अभिलंब है। A वह बिंदु है जहां पर हमारी आपतित किरण गोलीय तल पर आपतित होती है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A कहलाएगा। तो यहां पर CAN यह हमारा नॉर्मल है। अब आप देखें, जो अपवर्तन की क्रिया है उसमें होता क्या है। हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपना पथ से विचलित हो जाती है और उसका वेग भी बदल जाता है। उसमें हमने ये भी सीखा है कि जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर आती है। यहां पर हमारे पास जो आप देख सकते हैं, ये माध्यम विरल है, इधर का माध्यम सघन है, अर्थात जो हमारी किरण O से होकर जा रही है, ये विरल से सघन में जा रही है। तो विरल से सघन में जाने पर क्या होगा, ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अब आप देखें, ये OA किरण जो हमको इस तरीके से कुछ इधर जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुकी, जिसको हमने देखा कि वो एक ही दिशा में चली गई। ये OA किरण जो इधर से कदाचित यहां से इधर निकलती, ये चली गई एक ही डायरेक्शन में। जब इसको हमने पीछे की ओर मिलाया तो ये वापस यहां तक पहुंची। एक किरण O से और जो चलती है, वो हम कह सकते हैं वो सीधी गई, जो P पर सीधे अभिलंब पर आपतित हुई, तो इस कारण से वो इसी दिशा में वापस भी लौट जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि जो अभिलंबवत आपतित होती हैं किरणें, जिन पर हमारे पास कोई भी अपवर्तन नहीं होता, वो उसी दिशा में वापस
लौट आती हैं, या कह लें कि वो हमारी सीधी गुजर जाती है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो किरण वापस हमारे पास को पीछे जब बढ़ाया गया, इस किरण को जब पीछे बढ़ाया गया, इस किरण को पीछे बढ़ाने पर आकर के आई पर मिलती है। इसका मतलब हमारे पास जो ये अपवर्तित किरण AK थी, इसको पीछे बढ़ाने पर आई पर आकर के मिलती है। इसका अर्थ हुआ कि ये O का आई हमको प्रतिबिंब मिला, और ये प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है, क्योंकि ये किरणों को पीछे बढ़ाकर हमने प्राप्त किया है। ये किरण हमारी इधर चली गई थी, इसको पीछे बढ़ाया, तब यहाँ पर मिलता है। अब हमारे पास 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। O बिंदुवत वस्तु, C वक्रता केंद्र, हमने पहले ही आपको बताया था, और ये I हमको क्या मिला है? ये आभासी प्रतिबिंब है। किसका आभासी प्रतिबिंब है? O जो बिंदुवत वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया है। अब आप देखें, हमने इस बिंदु O से, जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, जो आपतन बिंदु है, यहां से इस अक्ष रेखा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है जो AM है। अब यहां पर हम कुछ और चीजों पर ध्यान दे लें। आपको पता है कि अभिलंब और आपतित किरणों के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो देखेंगे कि ये हमारी आपतित किरण है और ये CAN अभिलंब है। इन दोनों के बीच ये जो कोण बन रहा है, आप देख सकते हैं, कोण OAC, कोण OAC, ये हमारे पास I हो जाएगा, ये आपतन कोण कहलाएगा। और आपको ये भी पता है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाता है हमारे पास? वो कहलाता है अपवर्तन कोण। तो देखिए, अपवर्तित किरण हमारी है AK और अभिलंब CAN है। इन दोनों के बीच कोण यहां हमको प्राप्त हो रहा है, तो ये कोण जो हमारा होगा NAK, ये कहलाएगा अपवर्तन कोण R। हमने यहां इसको बना रखा है। अब देखें, हमारे पास आपतन कोण हमको पता चल गया, अपवर्तन कोण भी हमको पता चल गया। हमने ये माना कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण जो पीछे बढ़ाने पर आई पर मिलती है, अपवर्तित किरण और अभिलंब इस अक्ष रेखा से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। ये भी हमने यहाँ पर आपको एंगल्स दिखा दिए। अब आप देखें, हमारे पास पूरी स्थिति हमारे पास साफ है। मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, ये SPS' एक गोलीय तल है जो विरल और सघन माध्यमों को अलग करता है। विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, सघन माध्यम का N2 है। O इस पर एक बिंदुवत वस्तु ली जाती है, OA आपतित किरण होती है, AK अपवर्तित किरण होती है, जिसको पीछे बढ़ाने पर हमको O वस्तु का बिंदुवत प्रतिबिंब जो आभासी मिलता है वो I मिलता है। I यहाँ पर स्मॉल I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब द्वारा अक्ष रेखा से बने हुए कोण क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा है। एक बात और, हम लोगों ने यह भी जान रखा है कि ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है उसको हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो देखें आप, ध्रुव P से वस्तु O की दूरी को हमने U से दिखाया है। I प्रतिबिंब है, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को R से हमने प्रदर्शित यहाँ पर कर दिया है। अब आप देखें, हम यहाँ पर कुछ और चीजें आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। आप देखें यहाँ पर कि हमारे पास एक त्रिभुज हम ले रहे हैं कि त्रिभुज, आप देखेंगे इस चित्र में O, A और C, त्रिभुज OAC को आप ध्यान से देखें। अगर आप त्रिभुज OAC को ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फा कोण है और ये हमारे पास कोण है I, और ये गामा इसका बहिष्कोण कहलाएगा। गामा क्या है? बहिष्कोण है। ध्यान से देखेंगे, ये बहिष्कोण है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो बहिष्कोण होते हैं वो सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये जो गामा इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, ये इसके सम्मुख दो अंतःकोण, अंतःकोण कौन कौन से होंगे? इंटरनल एंगल अल्फा होगा और इंटरनल एंगल इस ट्राइंगल के लिए आई होगा, यानी कि गामा हमारे पास बराबर होगा अल्फा प्लस आई, या हम इसको कह सकते हैं आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। दूसरा ट्राइंगल बेटा आप देखिए, यहां पर हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं AIC, ट्राइंगल AIC में। अब इस ट्राइंगल में आप देखें क्या है इस ट्राइंगल में, यहां भी आप देखिए इस ट्राइंगल के लिए जो हमारा
आईसी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के लिए भी ये गामा क्या है, बहिष्कोण है। यहां भी गामा बहिष्कोण है, बहिष्कोण हमारा यहां भी गामा है। लेकिन यहां पर जो अंतःकोण है वो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो ये अंतःकोण है जो बीटा हमने दिखाया है, और दूसरा अंतःकोण इस ट्रायंगल के लिए ये वाला होगा। अब ये कोण कितना होगा इसको हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास नहीं पता है कि ये कोण कितना होगा। मगर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण किसके किसके बीच बन रहा है, ये बन रहा है अभिलंब और अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर हमको यहाँ मिल रहा है। और हम इधर ये देख चुके हैं अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण r है, अर्थात ये भी r होगा। ये दोनों क्या हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, उस लिहाज से भी ये अपवर्तन कोण r होगा। और ये और r ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो फिर वही हम यहाँ पर नियम लागू करेंगे कि बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर भी बहिष्कोण बाहर का कोण गामा और उसके सामने दो अंतःकोण हमारे पास हो गए हैं। ध्यान देंगे r को और गामा में डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा गामा इक्वल टू बीटा प्लस r। यहां से हम एक रिलेशन पाते हैं, बीटा इक्वल टू, यहां से हम पा जाएंगे r इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। अब ये हमारे पास हमने I फाइंड आउट कर लिया, R फाइंड आउट कर लिया। अब एक चीज विद्यार्थियों, जब हम लोगों ने रेफरेक्शन पढ़ा था, जब हम लोगों ने अपवर्तन के नियम पढ़े थे, तो वहां जो दूसरा नियम था जिसे हमने स्नेल का नियम कहा था, वो नियम क्या बताता है। स्नेल के नियम से हम सबको पता है, स्नेल के नियम से क्या हमको पता है, स्नेल के नियम से हमको पता है 1n2 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हम सब लोगों ने पढ़ रखा है। साइन आई आपतन कोण की ज्या, साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। या इसी से यहां पर हमारे पास एक रिजल्ट निकलता है कि साइन आई इक्वल टू 1n2 साइन आर। यहां से आप देखें। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण एजम्पशन मैं करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन ध्यान से न सुनने पर थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा जब आपसे कोई प्रश्न ये पूछ लेगा। अगर ये कोण जो I और R हैं, ये क्रमशः आपतन और अपवर्तन कोण हैं, अगर ये कोण छोटे हों मान में और रेडियन में नापे गए हों, अगर I और R छोटे हों और रेडियन में मापे गए हों, तो हम साइन आई को साइन आई लगभग बराबर आई हो जाएगा और साइन आर लगभग बराबर आर हो जाएगा। कब, जब ये कोण छोटे हों और रेडियन में मापे गए हों, तब ये हमको क्या यहां से मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा I इक्वल टू 1n2 r। अब यहां पर आप देखें, हम यहां से इक्वेशन नंबर 1 से और इक्वेशन नंबर 2 से इसमें I और R की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम रख दें, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास I इक्वल टू है गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1n2 गामा माइनस बीटा। ये हमारे पास समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पर I और R की रख दी। अब एक चीज, यहाँ पर हम दोनों पक्षों में tan ऑपरेटिंग करेंगे। हम यहाँ पर ध्यान देंगे, कुछ लोग कभी कभी बोल देते हैं कि tan से गुणा किया जाएगा। tan एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसका गुणा नहीं होता है, हम दोनों पक्षों का tan लेंगे। tan आप जानते हैं किसी भी लंब और आधार का अनुपात होता है। किसी हम समकोण त्रिभुज में जब हम डिफाइन करते हैं किसी विशेष कोण के लिए लंब और आधार के अनुपात को हम स्पर्शज्या या टेंजेंट बोलते हैं। तो दोनों पक्षों का tan हमने लिया, तो हमको मिला tan गामा माइनस tan गामा माइनस tan अल्फा बराबर 1n2 tan गामा माइनस tan बीटा। अब आप इधर जो हमारे पास फिगर बना हुआ है उसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं उनके जरिए tan गामा tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज रखेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले हमको जो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो है ACM। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमको गामा एंगल के लिए जब हम tan गामा की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलता है AM by CM। AM परपेंडिकुलर है गामा एंगल के लिए और CM बेस है।
तो ये हो गया AM बाई CM। इसी तरीके से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल AOM में tan अल्फा की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर AM ही है, जबकि जो बेस है वो OM है। सिमिलरली हमने 1 and 2 यहां लिखा और tan गामा की वैल्यू हमने पहले निकाली है AM अपॉन CM माइनस tan बीटा। एक और राइट एंगल ट्रायंगल AIM, इसमें बीटा के लिए परपेंडिकुलर AM है और बेस हमारे पास है IM। यहां पर आप देखें दोनों साइड में अगर हम AM कॉमन लें तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 1 बाई CM माइनस 1 बाई OM इक्वल टू 1 and 2 1 बाई CM माइनस 1 बाई IM। अब यहां एक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अगर ये जो हमारा अवतल तल है इसका द्वारक बहुत बड़ा हो, अगर इसका द्वारक अपर्चर जो किसको हम कहते हैं बहुत बड़ा हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा। ऐसी स्थिति में जो हमारा ये M बिंदु है ये लगभग P पर संपाती होगा। M टेंस टू P हम इसको कह सकते हैं, अर्थात M लगभग P के ऊपर ही हम उसको मान सकते हैं। तो उस लिहाज से जो हमारी ये इक्वेशन है इसका स्वरूप कैसा हो जाएगा, इसका स्वरूप कुछ ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन जहां जहां हमारे पास M है वहां वहां P हो जाएगा CP माइनस 1 अपॉन OP इक्वल टू 1 and 2 1 बाई CP माइनस 1 अपॉन IP। ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैलकुलेशंस में हमारे पास ये वैल्यूज मिल गई, हम यहां से इन वैल्यूज को देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि C वक्रता केंद्र है और P ध्रुव है, तो C और P के बीच की दूरी हमारे पास क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। चूंकि ये बाईं ओर है इस वजह से हमारे पास इसको हम वक्रता त्रिज्या R कहेंगे और बाईं ओर होने के कारण माइनस R कहेंगे। इसी प्रकार से O वस्तु से ध्रुव की दूरी OP है, जिसको हम U से प्रदर्शित करेंगे, वो माइनस U है क्योंकि ये भी बाईं ओर है, और I प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी IP है, ये भी बाईं ओर होने के कारण माइनस V से प्रदर्शित की जाएगी। ये मान हम यहाँ अगर रखते हैं तो CP का मान हमने देखा क्या है माइनस R। इसके बाद OP का मान माइनस U है, पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन U। ध्यान देंगे ये U है इक्वल टू 1 and 2 और CP का मान माइनस R अभी हमने देखा है, और फिर यहां पर माइनस IP है 1 अपॉन में, तो जब माइनस पहले से आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन V। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से मैं थोड़ी जगह बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन U इक्वल टू 1 and 2 अपॉन R, ये निगेटिव होगा, और प्लस 1 and 2 अपॉन V। अब आप देखें जहां जहां अपॉन में R है वो टर्म हम एक साथ करेंगे और V और U के टर्म एक साथ करेंगे, तो हम कह सकते हैं 1 and 2 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1 and 2 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R। ध्यान से देखेंगे आप तो हमारे पास, अब मैं यहां से यहां लिखे दे रहा हूं, आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आया 1 and 2 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। यहाँ एलसीएम हमारे पास R है 1 and 2 माइनस 1 अपॉन R। ये जो हमारे पास सूत्र हमको प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया किस चीज के लिए प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ अवतल तल से अपवर्तन का सूत्र। जो गोलीय तल अपवर्तन है उससे हमको सूत्र प्राप्त हुआ अपवर्तन का। इसमें 1 and 2 पहले माध्यम अर्थात विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। आप जानते हैं V प्रतिबिंब की दूरी है, U वस्तु की दूरी है और R वक्रता त्रिज्या है समतल तल की। यहाँ हम थोड़ा सा और चाहे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 and 2 इक्वल टू N2 बाई N1 होता है, हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो N2 अपॉन N1V माइनस 1 अपॉन U बराबर N2 अपॉन N1 माइनस 1 अपॉन R। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि हम N1 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो हमको जो मिलेगा वो मिलेगा N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। ये सूत्र का रूप इस तरीके से भी हमको मिल सकता है। ये क्या है, ये गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन में पहला जो पृष्ठ हमने लिया था अवतल पृष्ठ, उससे अपवर्तन का सूत्र हमको
प्राप्त हो गया है। उत्तल तल से अपवर्तन का सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मुझे उम्मीद है कि इसको आप अभ्यास करिए, ध्यान दीजिए, और आपकी बोर्ड परीक्षा में मुझे पूरी आशा है कि शायद ये प्रश्न इस बार फिर से आपको देखने को मिलेगा और आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सुरक्षित रहिए, आप सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, यही कामना है।